मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का भूगोल सेकंड सेमेस्टर का या फिर अन्य कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, तो उससे संबंधित यह आपके सामने वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर अपन रिवाइज करेंगे छोटे वाले क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके सामने यूनिट फर्स्ट से, यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ से। चारों को चारों यूनिट के जो आपके सामने छोटे वाले प्रश्न आते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न, उससे संबंधित आपका कंप्लीट रिवीजन वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। ये साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। मतलब देशांतर आपके सामने कितने हैं, अक्षांश कितने हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। तो ये तो आप सबको पता है कि भारत जो राजस्थान है वो भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। उत्तरी क्षेत्र ये होता है आपके सामने, पश्चिमी क्षेत्र ये है। तो जो पूर्ण रूप से पश्चिमी क्षेत्र है वो कौन सा, गुजरात वाला क्षेत्र माना जाता है। हम है वो आपके सामने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। आपके सामने उत्तरी अक्षांश, मतलब आपके सामने जैसे ये राजस्थान का अगर अपन मैप बना ले इस तरीके से आपके सामने, अगर ये आपके सामने मैप बना ले एक बार ऐसा ही, मतलब मैप मेरे अच्छा नहीं बनाना था मेरे को मैप, लेकिन आप देख लो एक बार। अगर आपके सामने अगर अपन मैप की बात करें तो सबसे पहले उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 23.3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30.12 उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। और आपके सामने देशांतर की बात करें तो 69.30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78.17 पूर्वी देशांतर तक आपको देखने को मिलता है। मतलब 23.3 उत्तरी देशांतर से लेकर डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के आपके सामने उत्तरी देशांतर देखने को मिलता है। और 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपके सामने 78 डिग्री और 17 जो मिनट है उसके पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपके सामने लगभग इसका कुल क्षेत्र है। जो भारत का कुल क्षेत्र का कितना है, 10.41% है। मतलब यह सब आपको पता है कि राजस्थान है वो आपके सामने भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है भौगोलिक दृष्टि से। तो इसका कुल क्षेत्र कितना देखने को मिलता है, 10.41% देखने को मिल सकता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा क्षेत्र है ये। साथ के साथ भारत किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। समझ में आ गया आपके सामने। और जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा की जाती है उसको क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक भौतिक प्रदेश कौन से है। तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से हैं। हम राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। भौतिक प्रदेश क्या होता है, कोई भी क्षेत्र हो गया ना उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। जैसे हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पे क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपके सामने, मरुस्थल, रेतीली जमीन पाई जाती है बीकानेर, जैसलमेर और आपके सामने बाड़मेर के अंदर। समझ में आ गया। फिर आपके सामने अजमेर का कुछ क्षेत्र, कुछ आपके सामने शेखावाटी का क्षेत्र जहां पर क्या पाया जाता है, जो अरावली श्रृंखला पाई जाती है उसको उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर आपके सामने पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है देखने को मिलते हैं, जैसे अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर का भी कुछ क्षेत्र उसके अंदर आ जाता है, उसको पूर्वी मैदानी क्षेत्र के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और आपके सामने दक्षिणी जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा बहुत पठार देखने को मिलता है, उदयपुर, आपके सामने उदयपुर हो गया, झालावाड़ हो गया, आपके सामने जो चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे कुछ पठार देखने को मिलता है, आबू वाला क्षेत्र होता है, सिरोही वाला क्षेत्र है, वहां पर उसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के नाम से, आड़ोती के पठारों के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान को कुल कितने प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, पश्चिमी का मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली का पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगले वाले टॉपिक की बात करें, आपके सामने अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो अरावली पर्वतमाला की क्या प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। अरावली है वो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। सबसे पहले मैं आपको सामने बताऊं, वलित जो पर्वतमालाएं होती हैं वो क्या होती है आपके सामने, जो नई प्रकार, उसमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं, नई और पुरानी। पुरानी वलित पर्वतमालाएं हैं
जिस नई में जैसे हिमालय है आपके सामने, उसका प्रमुख उदाहरण है, और जो पुरानी है उसमें किसका उदाहरण है, अरावली का नाम है। जो दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी तक फैली हुई है, जो कहां से फैली हुई है आपके सामने, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से लेकर उत्तरी पूर्वी तक आपके सामने फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, क्योंकि बहुत पुरानी है इसके कारण इसकी क्या ऊंचाई है वो लगभग घट गई है। तो इस समय कितनी उसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, 930 मीटर है वो कुल इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। यह राजस्थान को दो प्रमुख भागों में बांटती है, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान। मतलब आपके सामने जो अपने कुछ शेखावाटी क्षेत्र और अजमेरी क्षेत्र से निकलता है, उसका अगर अपन बात करें पश्चिमी क्षेत्र, वो किसका निर्माण होता है उसमें, वहां पर थार मरुस्थल देखने को मिलता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जो वर्षा आती है वो इसके सीधी निकल जाती है, इसके साथ साथ निकल जाती है पंजाब से लेकर दिल्ली वाले भूभाग की तरफ। इसके कारण इसके पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा देखने को मिलती है। साथ के साथ पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर क्या आपके सामने थोड़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलती है और वहां पर मैदानी क्षेत्र आपके सामने पाया जाता है। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। इससे इसका एक फायदा यह भी है कि इसने क्या किया, यहाँ पर यह रुक गई तो हवाएं इसके टकराकर, इससे क्या होगा आपके सामने पूर्वी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है, पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र है वो इसके जो उसकी जो हवाएं उसको रोकने का कार्य करती है, और उत्तर की साइड इसका जो मरुस्थल है उसका निर्माण नहीं हुआ, वहां पर मैदानी क्षेत्र रह गया। जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है, और इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है वो लगभग 1722 मीटर देखने को मिलती है। किसका नाम से, गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। और कहां पे मिलती है, माउंट आबू की जो आपके सामने जो चोटियां हैं वहां पर गुरु शिखर है वो पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो राजस्थान की प्रमुख 4 नदियां कौन सी है, सबसे पहली है चंबल नदी। पूरे आपके सामने राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी। बारहमासी नदी कौन सी होती है, ऐसी नदी जो पूरे आपके सामने पूरे साल बहती है, उसको किस नदी के नाम से जाना जाता है, बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सी नदी है, चंबल नदी है। दूसरी माही रेखी, माही नदी। माही नदी की आपके सामने क्या आपके सामने विशेषता है कि वो कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। अगले वाली नदी है बनास नदी। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी और चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी है। वो क्या होती है, राजस्थान की बहने वाली सबसे लंबी नदी, मतलब पूर्ण रूप से जो सिर्फ राजस्थान में बहती है, और उसकी राजस्थान की वो सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी है पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र बड़ी नदी और अंतर प्रवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है, कि राजस्थान में बहती है आपके सामने, और जो रण का कच्छ है आपके सामने गुजरात में वहां पर विलुप्त हो जाती है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जाना जाता है घग्गर नदी, एकमात्र अंतर प्रवाही नदी जो हनुमानगढ़ में बहती है। और आपके सामने कौन सी नदी है, घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहती है। समझ में आ गया, ये थी आपके सामने कुछ प्रमुख नदियां। अगले वाले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में मिट्टियों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भाई कोई भी भूभाग होता है वहां पे अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। राजस्थान में कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, सबसे पहली मिट्टी का प्रकार है रेतीली माटी। तो सबको पता है रेतीली माटी आपके सामने, जो राजस्थान में अगर कोई विद्यार्थी रहता है और आप जिधर के साइड से हो वहां पर भी ये देखने को मिलती है, जहां पर मिट्टी है, मिट्टी के जो कण है उसकी मात्रा है वो थोड़ी मोटी देखने को मिलती है। रेगिस्तान में जो मुख्यतः पाई जाती है उसको रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी, इसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला लाल पीली मिट्टी, मतलब लाल पीली मिट्टी कौन सी हो गई, अरावली जो क्षेत्र होता है उसके जो पहाड़ों में जो पत्थरों के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो लाल मिट्टी से उसका, और कुछ पत्थरों से पीली मिट्टी का निर्माण होता है। तो वहां से निकलने वाले नालों से या नदियों से जो मिट्टी निकली और वहां से जो मैदानों का निर्माण हो उसको लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ पे पाई जाती है, अरावली क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। अगले कौन सी है, लाल लोमी मिट्टी। तो लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, आपके सामने दक्षिणी राजस्थान है वहां पर पाई जाती है। अगले वाला क्षेत्र कौन सा है, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में, मुख्यतः आपके सामने झालावाड़ में देखने को मिलती है। वो वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के आपके सामने क्षेत्र के टच हुआ है, जहां पर आपके सामने जो काली मिट्टी का निर्माण भाई जो पठार की वजह से या फिर जो वहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उसके कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी होती है। और ये मुख्यतः कहां पर पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, झालावाड़ में मुख्य रूप से पाई जाती है। कछारी व जलोढ़ मिट्टी, तो आपको पता है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, जहां पर नदियां हैं, नदियां बही
और वहां से उनके मैदानों का निर्माण हुआ, तो मैदानी क्षेत्र में ही पाई जाएगी। मुख्यतः ये अलवर भरतपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी आपके सामने मुख्यतः नागौर, झुंझुनू और चुरू जैसे क्षेत्र में पाई जाती है। भुरभुरी आपके सामने रेतीली मिट्टी है, जो रेगिस्तानी की जो मिट्टी होती है उसका थोड़ा मतलब बदलाव और स्वरूप होता है, जिसमें थोड़ी बहुत कृषि हो सकती है, उसको भुरभुरी रेतीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला लवणीय मिट्टी, झील के आसपास क्षेत्र, जैसे आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो झील है उनके आसपास जो मिट्टी पाई जाती है, खास करके डीडवाना झील हो गई, लुणकसर झील हो गई, जहाँ पे खारे पानी की झील है आपके सामने, उनमें ये मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी, जहाँ पर क्या होता है आपके सामने खारा जो मिट्टी है उसमें लवणता की मात्रा, नमक की मात्रा ज्यादातर देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो यह आपके सामने जितने भी छोटे वाले प्रश्न थे मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करें, जहां पे आपके सामने कृषि, खनिज व ऊर्जा उद्योग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके नाम बताइए। तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, उसमें से उनके प्रमुख नाम बताएंगे। सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी परियोजनाएं जहां पे कोई नदियां बह रही हैं, उसके ऊपर एक बड़े बांध का निर्माण कर दिया गया, पानी को रोककर सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है, बिजली निर्माण के लिए उपयोग किया जा रहा है, उसी को क्या सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। लेकिन अपन बात करें सिर्फ सिंचाई के लिए, तो जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है उस पानी का बांध को रोककर उसको सिंचाई परियोजना कहते हैं। पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो आप सबको पता है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण क्या किया गया आपके सामने, मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता व सिंचाई के लिए किया गया है। तो सबसे प्रमुख कौन सी इसमें? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला है चंबल घाटी परियोजना। जो चंबल घाटी परियोजना है देखने को मिलती है, जहां पे चंबल नदी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है, जहां पर आपके सामने जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर यह परियोजना काम करती है। माही बजाज सागर आपके सामने जो परियोजना देखने को मिलती है, माही नदी है उस पे इसका निर्माण किया गया है। बिसलपुर परियोजना, जो आपको पता है मुख्यतः जयपुर के शहरी क्षेत्र हो गया उसको, और आपके सामने टोंक के आसपास क्षेत्रों को पानी की उपलब्धता व सिंचाई को सिंचाई करने के लिए उपयोग में ली जाती है, उसको बिसलपुर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगली वाली है नर्मदा नहर परियोजना। अगली परियोजना कौन सी आपके सामने? नर्मदा नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः नर्मदा योजना है। ये नर्मदा नदी के ऊपर हरियाणा के क्षेत्र से निकलती हुई खास करके शेखावाटी क्षेत्र झुंझुनू को पानी देने के लिए आपके सामने इस परियोजना का निर्माण किया गया था, झुंझुनू सीकर को, लेकिन अभी तक ये परियोजना नहीं पहुंची है। और इसके अलावा ये परियोजना सक्रिय रूप से और कहीं भी चल रही है। गगन नहर परियोजना भी है। राजस्थान में उत्पादित प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तो राजस्थान में प्रमुख उत्पादित फसल कौन सी है? तो आपको सबको पता है रबी में आपके सामने कौन सी फसलें देखने को मिलती हैं? गेहूं, जौ, चना व सरसों प्रमुख फसलें हैं, वो आपके सामने उत्पादित होने वाली फसलें हैं। कौन सी? सरसों, चना, जौ और गेहूं है, ये कुछ प्रमुख फसलों में से फसल है। खरीफ फसल की बात करें, बाजरा, मक्का, ज्वार, दलहन है, कपास और गन्ना है, वो आपके सामने प्रमुख खरीफ फसल है। मतलब आपके सामने जो सर्दी में उगाई जाने वाली जो जिनका आपके सामने बुवाई का समय अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है, फरवरी मार्च में जिसकी कटाई होती है, उसमें गेहूं, जौ, चना व सरसों, और जिसको रबी फसल के नाम से जाना जाता है। खरीफ फसल है जिसका आपके सामने जून जुलाई में जिसके आपके सामने बोया जाता है जिसको, और आपके सामने सितंबर अक्टूबर में जिसको कटाई की जाती है, जिसमें बाजरा, मक्का, ज्वार, दलहन, कपास व गन्ना प्रमुख इसके अंदर आते हैं। नकदी फसल वो फसल होती है जिसको उगाया जाता है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे उगाया जाता है और पैसों की कमाई के लिए उगाया जाता है, इसलिए इसको नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। सरसों, कपास, गन्ना, जीरा व धनिया ऐसी फसलें जिसको व्यापक स्तर पे उगाया जाए और जिससे आपके सामने अच्छी कमाई देखने को मिले, उसको नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़े। राजस्थान के प्रमुख धात्विक व अधात्विक खनिजों का उल्लेख कीजिए। तो राजस्थान में कौन कौन से धात्विक व अधात्विक खनिज देखने को मिलते हैं? धात्विक खनिज की बात करें तो देखने को मिलता है सीसा व जस्ता। कौन सा है? जहां पर मतलब जिसमें धातु हो उसमें प्रमुख कौन है? सीसा व जस्ता। कहां पर? जवार में, राजपुरा, दरिबा में देखने को मिलता है। आपके सामने इसके खनन क्षेत्र है वो। तांबा कहां पर निकलता है? आपके सामने खेतड़ी क्षेत्र है, झुंझुनू को वहां पर देखने को मिलता है। लोहे की खाने कहां पर? आपके सामने मोरीज,
बानोल, नीमला व रायसरेला में देखने को मिलती है, और चांदी और टंगस्टन है वो अन्य आपके सामने प्रमुख जो धात्विक जो खनिज देखने को मिलते हैं राजस्थान में। अधात्विक खनिजों की बात करें, रॉक फॉस्फेट जिसको जामर कोटड़ा में, जिप्सम आपके सामने नागौर में देखने को मिलता है, जो अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर है, राजसमंद और नागौर का देखने को मिलता है। साथ के साथ पन्ना व ग्रेनाइट जैसी आपके सामने कुछ अधात्विक खनिज जो खनिज है वो राजस्थान के अंदर निकलते हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? पारंपरिक पहले के समय की बात करें तो कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जल विद्युत है। यह आपके सामने प्रमुख ऊर्जा के स्रोत है, मतलब जिससे आप ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। कोयले से आपके सामने जो कोयले का भी एक प्रकार होता है लिग्नाइट, जिससे क्या होता है आपके सामने कोयला जो ऊर्जा उसका निर्माण किया जाता है। जैसे कोयले को क्या क्या किया जाता है, कोयले को कोयले को अलग अलग प्रकार के जो उद्योग है उसके अंदर उसको जलाया जाता है, उसे अग्नि को प्रज्वलित करके आपके सामने जो खनन में से निकलने वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है। और जल विद्युत से, मतलब जल से क्या किया जाता है, टरबाइन घुमाकर विद्युत का निर्माण किया जाता है। गैर पारंपरिक जो आपके सामने नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जिनको क्या हो सकता है, जिनको आप बार बार उपयोग कर सकते हो। आपके सामने जो पारंपरिक या फिर जो नवीनीकरण के ऊर्जा स्रोत होते हैं, वो ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनको आप बार बार क्या नहीं कर सकते हो, एक बार यूज कर लिया तो उनका फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिनके निर्माण करने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग सकता है, जो हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उस प्रकार के खनिजों को पारंपरिक व गैर जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के नाम से जाना जाता है। जैसे कोयला हो गया, आपने एक बार जलाया किसी उद्योग में, फिर उसका फिर से उपयोग नहीं कर सकते, अब नया कोयला बनेगा, उसके लिए लाखों करोड़ों का समय लगता है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे ही पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जल विद्युत इसके प्रमुख उदाहरण है। गैर पारंपरिक या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा। सबसे ज्यादा भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ऊर्जा स्रोत में क्षमता है निर्माण की, वो कौन से? सौर ऊर्जा। क्यों? राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर अधिकतर गर्मी पड़ती है और लगभग समय ऐसा रहता है जहां पर सूर्य की ऊर्जा है वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है। क्षेत्र भी काफी ऐसा है जहां पर जनसंख्या कम है और खाली क्षेत्र ज्यादा है, तो यहाँ पर सौर पैनल आराम से लगाए भी जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा संभावना किसकी है राजस्थान में? सौर ऊर्जा पैनलों की लगाने की संभावना सबसे ज्यादा है। पवन ऊर्जा, भाई राजस्थान में आंधियां वगैरह भी अच्छी चलती हैं, पवन की हवा चलने की जो मात्रा वो भी अच्छी है, तो पवन ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हो। तथा बायोमास ऊर्जा है उसका भी आपके सामने निर्माण हो सकता है। अगले वाला पॉइंट है, राजस्थान में प्रमुख उद्योगों के उत्पादन कौन से होते हैं? तो राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक उत्पादक कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से उत्पादन है जो राजस्थान में प्रमुख रूप से उद्योगों से किए जाते हैं? जैसे पहले वाला सूती वस्त्र, जो राजस्थान में किसका किया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग है उसका आपके सामने सूती वस्त्र है उनका निर्माण किया जाता है राजस्थान में। चीनी है, भाई गन्ना होता है राजस्थान में, उससे चीनी का निर्माण होता है। राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग जिसकी बात करें खनिजों के बाद में, वो सीमेंट उद्योग है। राजस्थान में बहुत सी सीमेंट की फैक्ट्रियां देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर, संगमरमर पत्थर आपके सामने अच्छे से देखने को मिलता है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, तो आसानी से जो कच्चा माल मिल जाता है सीमेंट का, तो सीमेंट का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। नमक का निर्माण होता है क्योंकि हमारे पास डीडवाना, लुणकसर और सांबर जैसी झीलें देखने को मिलती हैं जहां पर आपके सामने सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। लुणकसर हो गई, पचपदरा हो गई, आपके सामने सांबर झील हो गई, जो राजस्थान का नहीं पूरे भारत का भी बड़ी मात्रा में नमक का निर्माण करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें सीसा, रसायन व हस्तशिल्प। हस्तशिल्प भी आपके सामने जो जोधपुर का क्षेत्र हो गया, जो जयपुर का क्षेत्र हो गया, वहां का हस्तशिल्प काफी ज्यादा प्रचलित है और पूरे भारतवर्ष में उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भी उसको आपके सामने एक्सपोर्ट किया जाता है। नवीनतम की बात करें, अब इस समय कौन से जो नए उद्योगों का निर्माण हुआ है, जिसमें केमिकल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिसे जो पेट्रोलियम से संबंधित और चीजें निकलती हैं। पचपदरा में जो आपके सामने अब नई रिफाइनरी लगी है, वहां पर आपके सामने पेट्रोलियम, डीजल, ग्रीस हो गया, आपके सामने केरोसिन हो गया और अन्य जो जो
निकलते हैं उसको पेट्रोकेमिकल के नाम से जाना जाता है। ऑटोमोबाइल, कारपेंट्स व सिरेमिक और उर्वरक जैसे उद्योग भी अब राजस्थान में धीरे धीरे पनप रहे हैं। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ, जहां पर जनसंख्या व सामाजिक स्थिति से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? तो राजस्थान में जो जनसंख्या है उसका वितरण असमान रूप से क्यों देखने को मिलता है, इसके विस्तृत रूप से अपन पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण भूगोलिक कारक जैसे जलवायु, जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरकता और स्थल कृति के कारण असमान है। मतलब भाई एक बात बताओ, अगर आपको रहने का मौका मिले जैसलमेर में और आपको रहने का मौका मिले अलवर, भरतपुर, जयपुर वाले क्षेत्र में, तो आप किस क्षेत्र को चुनोगे? जयपुर वाले क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे सुविधाएं हैं, समझ में आ गया, आसानी से आपके सामने जो आपको बेसिक सुविधाएं चाहिए वो मिल जाती हैं आपके सामने, रहने का क्षेत्र अच्छा है, तापमान अच्छा है, हर चीज भूगोलिक स्थितियां अच्छी हैं। तो इसीलिए आपके सामने सबसे ज्यादा जनसंख्या भी कहां पर देखने को मिलती है? जयपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की जनसंख्या आपको और अन्य जिलों के अनुपात में कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भौगोलिक क्षेत्र की जो विकट परिस्थितियां पाई जाती है, इस कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें क्या हो गई, अलग अलग प्रकार के भूगोलिक कारक हैं, जैसे जलवायु, जल की उपलब्धता आपके सामने जो कम कम देखने को मिलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पानी कम देखने को मिलता है जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, मिट्टी की उर्वरकता, अगर आप जैसलमेर में खेती करोगे नहीं होगी भाई, कम होगी। यही अगर आप अलवर, भरतपुर में, झालावाड़ वाले क्षेत्र में चले जाओ, उदयपुर उधर की साइड में आपको अच्छी कृषि देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता ज्यादा है, पानी की उपलब्धता भी है। स्थल कृतियों का असमान होना, साथ के साथ जो स्थल कृतियां भाई, आपके सामने अजमेर की बात करोगे पहाड़ी क्षेत्र है, राजस्थान में अगर आप जैसलमेर वाले क्षेत्र में चलो मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है, अरावली और अन्य क्षेत्र पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है सिरोही वाले क्षेत्र में। तो राजस्थान का जो स्थलाकृति है वो भी एकदम समान नहीं है, असमान स्थलाकृति देखने को मिलती है। जहां बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थल की, वहां पर कम पानी, रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या आपके सामने पानी की उपलब्धता भी कम है और रेतीली मिट्टी भी ज्यादा देखने को मिलती है। भौगोलिक परिस्थितियां वो विकट है, इस कारण वहां पर कम लोग रहना पसंद करते हैं। इस कारण वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी कम है, इसी कारण से क्या है, जनसंख्या भी कम से कम देखने को मिलती है। जबकि अपन बात करें पूर्वी क्षेत्र पे, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी और अरावली के कुछ हिस्सों से उपेक्षाकृत अधिक घनत्व पाया जाता है। तो क्या है, अब बात करें पूर्वी क्षेत्र की, जहाँ पे अच्छी उपजाऊ मिट्टी, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र बता रहा हूँ आपके सामने, और जो टोंक वाला क्षेत्र है ना, टोंक जो है आप बूंदी है, ये वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पे मिट्टी भी उपजाऊ है, पानी की भी उपलब्धता है, कुछ नदियां नाले भी आपको देखने को मिलते हैं। तो पानी का जो बहाव है, पानी का जो उपलब्धता वो भी अच्छे से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। फिर बात करें अरावली के जो क्षेत्र की, वहां पे थोड़ी कम विकट परिस्थितियां हैं, तो वहां पर घनत्व थोड़ा और ज्यादा अधिक पाया जाता है। तो यही है, राजस्थान में जनसंख्या के असमान वितरण के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, आपके सामने जो भौगोलिक कारण है वो सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। अगले वाला पॉइंट है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं भाई? एसटी जिनको बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट, कौन सी देखने को मिलती हैं? तो देखेंगे कहां कहां पर वो पाई जाती हैं। पहली है मीणा जनजाति, जो आपको सामने देखने को मिलती है जयपुर, अलवर व सवाई माधोपुर में आपको मुख्यतः मीणा जनजाति देखने को मिलती है। राजस्थान की सबसे प्रमुख जनजाति और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी? मीणा जनजाति है, जो अलवर में पाई जाती है, जयपुर में और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। अगली जनजाति की बात करें आपके सामने, भील जनजाति, जो उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो अगली प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? भील जनजाति है, जो उदयपुर में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में प्रमुखतः पाई जाती है। अगली जनजाति की बात करें तो ग्रासिया जनजाति है, जो सिरोही, पाली व उदयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगली जो जनजाति वो कौन सी है? ग्रासिया है, जो सिरोही वाले क्षेत्र में पाई जाती है, पाली में भी और उदयपुर में भी आपको मुख्यतः देखने को मिलती है। फिर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति मुख्यतः एक ही क्षेत्र में देखने को मिलती है, बारा वाले क्षेत्र में आपको मुख्यतः देखने को मिलती है। फिर बात करें डामोर, कंजर व सासी व कैथोड़ी, जो आपके सामने जो जनजातियां वो भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पे डामोर हो गया, कंजर हो गया, सासी हो गया, कैथोड़ी जनजातियां भी मुख्यतः देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं, मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया व डामोर, कंजर, सासी व
कैथोडिया जनजाति भी आपको सामने देखने को मिलते हैं। नीचे वाली जनजातियां मुख्यतः आपके सामने क्या रहती हैं, गुमकर जनजातियों के नाम से भी देखने को मिलते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो राजस्थान में साक्षरता दर की बात करें तो इसमें राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.11 है। तो इस समय अगर 2011 की जो जनसंख्या है उसके अनुसार बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.11 आपके सामने जो प्रतिशत देखने को मिलती है। मतलब सिर्फ 66% ही इस समय राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जिसमें महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात लिया जाता है। जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कुछ अधिक देखने को मिलती है, जो 79.19% देखने को मिलती है, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 52.12% देखने को मिलती है, जो सबसे ज्यादा कम है आपके सामने। समझ में आ गया। तो पुरुषों की साक्षरता दर 69.19% है और महिलाओं की 52.12% है। ये आपके सामने 2011 की जनसंख्या के आधार पर अभी आंकड़े हैं, नए आंकड़े अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, जनसंख्या, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है, तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई, पिछले कुछ समय में काफी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान में इसके वृद्धि के पीछे क्या क्या कारण होते हैं इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है उच्च जन्म दर, मतलब राजस्थान में जो जन्म दर है उसके बढ़ावे के कारण भी आपके सामने क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। कौन सा क्षेत्र है उच्च जन्म दर आपके सामने कहां पर देखने को मिलती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आपके सामने उच्च जन्म दर आपको देखने को मिलती है। मतलब पहले क्या हुआ करता था भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे होते थे वो क्या होते थे, वहां के कोई दाई हो गई आपके सामने, कोई महिला के द्वारा उनका प्रसव होता था, तो इस कारण मृत्यु दर भी ज्यादा होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, हॉस्पिटल की जो योजनाएं है वो हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, आंगनबाड़ी है, जो अलग अलग प्रकार की सरकारी परियोजनाएं हैं, जिसके कारण क्या है, जो मृत्यु दर कम हो गई है, शिशु मृत्यु दर कम हो गई है और उच्च जन्म दर देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट यही है कि आपके सामने मृत्यु दर में कमी होना, तो जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, पहले राजस्थान में परिवहन भी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। राजस्थान के सुदूर क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब सड़कों का बेहतर निर्माण होने के कारण परिवहन भी काफी अच्छा हो गया है और लोग बहुत सरल व सुगम तरीके से आपके सामने पहुंच है। जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, सामुदायिक केंद्रों में आंगनबाड़ी जो केंद्रों का निर्माण किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी देखरेख की जा सके। तो इससे क्या हो गई, मृत्यु दर है वो कम देखने को मिलती है और जन्म दर है वो बढ़ गई है। अगले क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक कांड, तो जल्दी विवाह करना, बड़े परिवार की जो प्राथमिकता देना, तो जो बाल विवाह है वो आपको पता है भाई, राजस्थान में बाल विवाह एक बहुत ही प्रचलित प्रथा थी। अब तो थोड़ी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है धीरे धीरे वक्त के साथ, लेकिन पिछले कुछ समय में जब जो जन्म दर बढ़ी है, पिछले 19वीं जो आपके सामने, खास करके 20वीं शताब्दी में आपके सामने सबसे ज्यादा ये बाल विवाह और जो बड़े परिवार रखने की जो परंपराएं थी, इस कारण भी जनसंख्या काफी बढ़ी है। निरक्षरता और आपके सामने परिवार नियोजन के प्रति लोग उतने ज्यादा जागरूक नहीं है, इस कारण भी जनसंख्या में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अगला क्या है, राजस्थान में महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, तो राजस्थान में महिलाओं की स्थिति कैसी है आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। राजस्थान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति मिश्रित है, मतलब अगर अपन राजस्थान में बात करें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी भी है, बुरी भी है, अलग अलग देखने को मिलती है। शिक्षा और रोजगार में सुधार हुआ है, फिर भी पितरात्मक संरचना देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें पिछले कुछ जनसंख्याओं से, तो शिक्षा में की दर भी महिलाओं की बढ़ी है और महिलाएं अब कार्यस्थलों पर भी कार्य करने के लिए जा रही हैं। तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में वक्त के साथ सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन पितृसत्तात्मक जो संरचना, मतलब परिवार का मुखिया है वो कौन होता है, एक पुरुष होता है, और अगर कोई वंश, अगर बच्चा होगा घर में, लड़का होगा, उसी के कारण वंश चलेगा, इस प्रकार की सोच अभी भी बनी हुई है। तो पितृसत्तात्मक जो संरचना है राजस्थान की वो अभी भी है। निम्न साक्षरता दर देखने को मिलती है, तो राजस्थान की जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो आज के समय भी काफी कम है, महिलाएं काफी कम, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान काफी कम है, और खासकर में कहां पर देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब तो महिलाएं आपके सामने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आपके सामने योगदान दे रही है, लेकिन पहले आपके सामने जो महिलाओं को कम शिक्षाओं के प्रति भेजा जाता था।
बाल विवाह जैसी और लैंगिक भेदभाव जैसी चुनौतियां आज भी मौजूद है। तो आज भी छोटी उम्र में जो लड़कियां हैं जिनके 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और स्त्री व पुरुष में भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। कोई भी कार्यस्थल होता है, कार्यस्थल है, वहां पर पुरुष को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, महिला को कम तनख्वाह दी जाती है। इस प्रकार के भेदभाव अभी देखने को मिलते हैं। सरकारी योजनाएं और सामाजिक आंदोलनों से इस स्थिति में सुधार देखने को मिला है। अलग अलग प्रकार के जो सरकारी योजनाएं हैं, जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा में विशेष जो आपके सामने अनुदान देना, छात्रवृत्ति देना, स्कूटी देना, इस प्रकार की योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, और उससे काफी ज्यादा आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, सुधार भी देखने को मिल रहा है। महिलाओं का पारंपरिक शिल्प, कृषि व घरेलू कार्यों में योगदान मुख्यतः देखने को मिलता है। अगर महिलाओं के योगदान की बात करें तो मुख्य रूप से महिलाएं पारंपरिक कार्य जैसे शिल्प का निर्माण करना, सूती वस्त्र उद्योग हो गया आपके सामने, कृषि हो गया, और घरेलू कार्य में अभी भी सक्रिय रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये था आपके सामने राजस्थान के जो भूगोल है उससे संबंधित उसका कंप्लीट पेपर मैंने कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। कैसे लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।